हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। मैं नीतू बघेल। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर पूरा कंप्लीट करा दिया है, उसके क्वेश्चन आंसर भी करा दिए हैं। और आप सभी लोग अपने नोट्स भी साथ ही साथ तैयार करते जाएं, जिससे रिवीजन करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो आज स्टूडेंट्स हम आपको सेकंड चैप्टर कराएंगे। हमारा सेकंड चैप्टर है पदार्थ एवं पदार्थ के समूह। पदार्थ किसे कहते हैं और पदार्थ के समूह हम कह सकते हैं पदार्थ कैसे कैसे किस किस प्रकार से पाए जाते हैं। तो थोड़ा सा स्टूडेंट्स पहले हम पदार्थ के बारे में जानकारी करेंगे कि ये पदार्थ होते क्या हैं। ऐसी वस्तुएं जिनमें क्या होता है वो स्थान घेरती हैं, या हम कह सकते हैं जिनमें भार होता है, या हम कह सकते हैं कि हम उन वस्तुओं को क्या करते हैं, महसूस कर सकते हैं या उनका एहसास कर सकते हैं। ऐसी वस्तुएं क्या कहलाती हैं, पदार्थ कहलाती हैं। आइए तो देखते हैं स्टूडेंट्स, आप अपने स्कूल, घर तथा आसपास अनेक वस्तुएं देखते हैं जिनका दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, जिनका हम किसके लिए, दैनिक जीवन के लिए उपयोग करते हैं। जैसे स्टूडेंट्स आपने देखा हमारे आसपास जितनी भी वस्तुएं दिखती हैं वो क्या है, उनका हम दैनिक जीवन में उपयोग कर रहे हैं। हम कह सकते हैं उन वस्तुओं को हम देख रहे हैं, जैसे तख्त, कुर्सी, हवा, पेड़ पौधे आदि। इनमें से कुछ वस्तुएं मनुष्य द्वारा बनाई गई हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स मैं अभी आपको बता रही थी कि हम दैनिक जीवन में वस्तुओं को किस किस को देखते हैं। जैसे तख्त है जिस पर हम बैठते हैं, कुर्सी है, ये भी खुरपी आपने देखा होगा गुड़ाई के लिए यूज करते हैं। हवा, हवा को क्या करते हैं, हम महसूस करते हैं। और हम क्या देखते हैं, पेड़ पौधे देखते हैं। हम कह सकते हैं इनको हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं। इनमें कुछ मनुष्य द्वारा बनाई गई और कुछ प्राकृतिक वस्तुएं पाई जाती हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स अभी हमने आपको बताया तख्त किसके द्वारा बनाया, मनुष्य के द्वारा बनाया गया। कुर्सी किसके द्वारा बनाई गई, मनुष्य के द्वारा बनाई गई। खुरपी किसके द्वारा बनाई गई, मनुष्य के द्वारा बनाई गई। और प्राकृतिक क्या है, पेड़ पौधे कैसे हैं, प्राकृतिक हैं। हवा कैसी है, प्राकृतिक है। ये सभी पदार्थों से मिलकर बनी होती हैं। और ये स्टूडेंट्स किससे मिलकर बनी होती हैं, ये पदार्थों से मिलकर बनी होती हैं। हमारे आसपास सभी वस्तुएं जिनमें भार होता है, जो स्थान घेरती हैं तथा जिनका ज्ञान इंद्रियों द्वारा एहसास किया जा सकता है, पदार्थ कहलाती हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स मैंने अभी आपको बताया था कि पदार्थ क्या होते हैं, जिनमें क्या होता है, भार होता है, जो वस्तु स्थान घेरती हैं, या हम कह सकते हैं जिनको हम ज्ञान इंद्रियों के द्वारा एहसास कर सकते हैं या किया जा सकता है। ऐसी वस्तुएं कैसी कहलाती हैं, पदार्थ कहलाती हैं। अतः पदार्थ स्थान घेरता है, अतः पदार्थ स्थान घेरता है तथा उसमें भार होता है। पदार्थ स्थान भी घेरते हैं और इनके अंदर भार भी होता है। आइए प्रतिदिन उपयोग करने वाली कुछ निजी वस्तुओं को अपने प्रवेश से एकत्रित करें। अब निजी वस्तुएं कैसी होती हैं, जिनके अंदर जीवन नहीं होता है, या हम कह सकते हैं वो निर्जीव होती हैं, जिनके अंदर श्वसन, वृद्धि, विकास, उत्सर्जन आदि की क्रियाएं नहीं उत्पन्न होती। ऐसी वस्तुओं को हम कैसी वस्तु कहते हैं, निर्जीव वस्तु कहते हैं। कैसी कहलाती हैं, निर्जीव वस्तुएं कहलाती हैं। तो आइए देखिए स्टूडेंट्स, एकत्रित संग्रह में हमारे आसपास हो सकता है बाल्टी, खुरपी, थाली, पहिया आदि। इन वस्तुओं को ध्यान से देखिए तथा प्रत्येक वस्तु जिन जिन पदार्थों से बनी है उनको पहचानने का प्रयास कीजिए। बाल्टी प्लास्टिक और लोहे से बनी है, खुरपी लोहे एवं लकड़ी से बनी है। हम देखते हैं कि कोई वस्तु एक ही पदार्थ से बनी होती है। और हम कह सकते हैं कुछ वस्तुएं तो ऐसी होती हैं जो दो पदार्थों से, जैसे खुरपी है वो लोहे और लकड़ी से दोनों से मिलकर बनी है। कि कोई वस्तु एक ही पदार्थ से बनी होती है तथा ऐसे भी होता है। कुछ तो कैसी होती हैं, दो पदार्थों से मिलकर बनी होती हैं। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो एक ही पदार्थ से मिलकर बनी होती हैं। कि एक ही वस्तु कई पदार्थों से बनी
बनी हो सकती है। जिस कार्य के लिए हमें वस्तु बनानी होती है उसी के अनुसार हम पदार्थ को भी चुनते हैं। जैसे गिलास कांच अथवा स्टील धातु के बनाए जा सकते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स आपने देखा होगा गिलास हम किसके, कांच के भी बना सकते हैं और गिलास किसके होते हैं, स्टील के भी होते हैं। धातु का मीन्स धातुओं में कई सारी आ जाती हैं, जैसे स्टील है, तावा है, ये सारी चीजें किसके अंदर आती हैं, धातुओं के अंदर। और हम गिलास को किसके भी बना सकते हैं, कांच के भी, जो आपने देखा होगा जिसको हम कोल्ड ड्रिंक वगैरह के लिए यूज करते हैं, कांच के गिलास। तो इस प्रकार से हम इनका यूज करते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स इसमें हमारा एक तालिका भी दिया है, एक पदार्थ से कई वस्तु बनाई जाती हैं, तालिका को पूरा कीजिए। ये स्टूडेंट्स हम आपको क्वेश्चन आंसर कराएंगे तब कराएंगे। जैसे लोहा है, लोहे से क्या क्या कर सकते हैं, जैसे कि अभी हमने आपको बताया था कुछ वस्तु कैसी थी जो दो पदार्थों से मिलकर बनी थी और कुछ वस्तु कैसी थी जो एक ही पदार्थ से मिलकर बनी है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमारा क्या दिया है, लोहा दिया है। लोहा, पेच, कील, बर्तन, औजार ये लोहे के माध्यम से बनाए जाते हैं। जैसे हम लकड़ी का भी बता सकते हैं आपको स्टूडेंट्स अभी कि लकड़ी से क्या क्या बनाया जाता है, आपने देखा होगा चेयर है, मेज है, तख्त है, ये इस प्रकार से ये वस्तुएं बनाई जाती है। कांच से जैसे स्टूडेंट्स अभी कांच से क्या क्या बनाया जाता है, कांच कांच से भी बताया था अभी। कांच से हम क्या क्या बना सकते हैं, जैसे गिलास, डिनर सेट वगैरह जो आपने देखे होंगे। हम कई सारी चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं, या आपने देखा होगा शीशा जो वाहनों के चलने वाले होते हैं, या लेंसों का भी यूज़ करते हैं। किसके माध्यम से बनाते हैं, कांचों के माध्यम से बनाते हैं। मिट्टी के माध्यम से स्टूडेंट्स आपने देखा है, मिट्टी का हम किसके लिए, पेड़ पौधों के लिए भी यूज़ करते हैं, और इसके माध्यम से बर्तन भी बनाए जाते हैं, या हम कह सकते हैं मूर्तियाँ भी बनाई जाती हैं। इस प्रकार से हम मिट्टी का भी यूज़ करते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स आगे देखते हैं। इसी प्रकार एक वस्तु के बनाने में कई प्रकार के पदार्थों का उपयोग होता है। जैसे कि स्टूडेंट्स अभी हमने आपको बताया था कि हम किसके वस्तु के अकॉर्डिंग अभी हमने आपको आगे बताया था कि हम लकड़ी से लोहे से क्या क्या बना सकते हैं, कांच से क्या क्या बना सकते हैं, या हम कई चीज़ों को मिक्स कर कर एक वस्तु का भी निर्माण कर सकते हैं। फिर आगे हमारी नेक्स्ट हेडिंग दी है, पदार्थों के वर्गीकरण की आवश्यकता एवं आधार। हम पदार्थों का किस प्रकार से वर्गीकरण कर सकते हैं और पदार्थ हमारे लिए क्यों आवश्यक होते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप अपने पास पड़ोस की बहुत सी वस्तुएं देख रहे हैं। हर एक वस्तु अपने अपने गुणों और उपयोगिता के आधार पर एक दूसरे से अलग है। जैसे कि स्टूडेंट्स हम अपने आसपास का मीन्स हम हमारे जो आसपास आपने देखा होगा जो बस्ती है, आसपास घर वगैरह हैं, तो आपने देखा होगा वो एक दूसरे से अपने आप ही क्या है, अपने गुणों के आधार पर अलग अलग होती है। इन वस्तुओं के अलग अलग होते हुए भी क्या इनमें कोई समानता दिखाई देती है। किसी वस्तु की पहचान इसके आकार, बनावट, रंग, उपयोग आदि के आधार पर की जाती है। वस्तुओं को किसके माध्यम से, उसके आकार के अकॉर्डिंग, बनावट के अकॉर्डिंग, कलर के अकॉर्डिंग और प्रयोग के अकॉर्डिंग भी हम इनको पहचान सकते हैं। जब हम वस्तुओं को उनकी विशेष गुण, उपयोग आदि के आधार पर अलग समूह में रखते हैं तब उनकी पहचान आसानी से की जा सकती है। वस्तुओं को उनके सामान्य लक्षणों के आधार पर अलग अलग समूहों में व्यवस्थित करने की क्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स मैंने अभी आपको बताया था कि वस्तुओं को हम किसके अकॉर्डिंग अलग अलग कर सकते हैं, उनको हम समूह में अलग अलग कर दे, उन किसके अकॉर्डिंग, उनके गुणों के अकॉर्डिंग, जैसे बनावट, रंग, उपयोग, उनके अकॉर्डिंग हम वस्तुओं को इस प्रकार से अलग अलग कर देते हैं। अलग अलग समूहों में स्थित करने की क्रिया को हम क्या कहेंगे, वर्गीकरण कहते हैं। और इन वस्तुओं को क्या करते हैं हम अलग अलग पहचान के तौर पर, बनावट के आकार पर, या हम कह सकते हैं रंग के आधार पर, इस प्रकार से इनको हम अलग अलग कर देते हैं। तो ये क्या कहलाता है, वर्गीकरण कहलाता है। पदार्थ की वास संरचना के आधार पर वर्गीकरण भौतिक वर्गीकरण कहलाता है तथा आंतरिक संरचना के आधार पर वर्गीकरण रासायनिक वर्गीकरण कहलाता है। भौतिक वर्गीकरण के अंतर्गत
ठोस पदार्थ को ठोस द्रव व गैस में विभाजित किया जा सकता है। किसके आधार पर? भौतिक वर्गीकरण के आधार पर। किसमें? भौतिक वर्गीकरण के आधार पर। ये कितनी अवस्थाओं में? 3 अवस्थाओं में ये विभाजित किया जा सकता है। और रासायनिक के आधार पर कैसे किया जा सकता है? रासायनिक वर्गीकरण के अंतर्गत पदार्थ को तत्व यौगिक एवं मिश्रण में विभाजित करते हैं। इसके स्टूडेंट्स भौतिक तो हमने आपको बता दिया, और रासायनिक वर्गीकरण के अंतर्गत क्या है? तत्व एवं हम कह सकते हैं मिश्रण के विभाजित करते हैं। इस प्रकार से इनके अंदर ये क्रिया करते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स आपको ये हम अभी आपको जो बता रहे थे, ये हमारी तालिका भी दी है। खुरपी है, किस किस से? लकड़ी और लोहे से मिलकर बनी होती है। ये हमने आपको बताया था कि ये 2 वस्तुओं से मिलकर, कुछ वस्तुओं कैसे 2 वस्तुओं से मिलकर बनी होती है। चश्मा है, चश्मा आपने देखा होगा प्लास्टिक और कांच दोनों से मिलकर बना होता है। शर्ट भी आपने देखा होगा, शर्ट में कपड़े का भी यूज होता है और बटन भी होते हैं उसके अंदर प्लास्टिक के। छाता है, छाते के अंदर लोहे और प्लास्टिक का दोनों का यूज होता है, या हम कह सकते हैं कपड़े का यूज होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इनका हम यूज करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, फिर ये हमारे कुछ एग्जांपल्स भी दिए हैं, जैसे आपको दिखाई दे रहे हैं। ये स्टूल है, ये बाल्टी है आपकी, ये कटर है, ये रिंच है, कार है, एरोप्लेन है, पंखा है, साइकिल है। ठीक है, इस प्रकार से इन बर्तनों को किसके हम कह सकते हैं, इन वस्तुओं को किसके अकॉर्डिंग? आकार के अकॉर्डिंग इनको अलग अलग रखा गया है। आइए फिर आगे देखते हैं। आगे दिया है विभिन्न लक्षणों के आधार पर वर्गीकरण। अब विभिन्न इनके जो लक्षण हैं उनके आधार पर इनको कैसे किस प्रकार से अलग अलग किया गया है। देखिए, पदार्थ की अवस्थाओं के आधार पर, पदार्थ इनको किसके अकॉर्डिंग? पदार्थ की अवस्थाओं के आधार पर। आपने नारियल का तेल देखा होगा, जाड़े के मौसम में यह बर्तन में ठोस के रूप में जम जाता है, वही गर्मियों में तरल या द्रव्य रूप में हो जाता है। मोम ठोस रूप में है, गर्म करने पर द्रव्य अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। यदि हम द्रव मोम को गर्म करते जाएं तो वह मोम की वाष्प बनकर उड़ जाता है। जल को दैनिक जीवन में हम बर्फ, ठोस जल, द्रव तथा जल वाष्प, गैस के रूप में देखते हैं। इस प्रकार प्रत्येक पदार्थ की 3 भौतिक अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव तथा गैस। जैसे कि स्टूडेंट्स हमने आपको बताया था कि जल की कितनी अवस्था होती हैं? 3 अवस्था होती हैं, लेकिन ये किसके आधार पर होती हैं? ये भौतिक क्रिया के आधार पर होती हैं। तो जैसे जीवन में हम जल को यूज करते हैं तो किस किस के रूप में करते हैं? बर्फ के रूप में भी करते हैं। और जल की सामान्य अवस्था कौन सी है? द्रव है। और जब हम जल को गर्म करते हैं तो वो किसके रूप में? जल वाष्प या गैस के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार प्रत्येक पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं होती हैं। ये कितनी होती हैं? 3 होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। आगे आगे देखते हैं फिर स्टूडेंट्स। फिर आगे आगे देखिए, आगे फिर हमारा दिया है फर्स्ट पॉइंट। पहले हम किसके बारे में अध्ययन करेंगे? ठोस के बारे में अध्ययन करेंगे। ठोस क्या होता है? ठोस किसे कहते हैं? जैसे कि स्टूडेंट्स अभी हमने आपको किसकी जल की अवस्था बताई थी, कितनी होती हैं? 3 होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, जल किस अवस्था में पाया जाता है? सामान्य अवस्था में पाया। जब हम जल को क्या करते हैं? कम टेम्परेचर पर करते हैं, उसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर करेंगे तो क्या होगा? वो बर्फ में परिवर्तित हो जाता है। अगर उसको हम गर्म करते हैं, 100 डिग्री पर रखते हैं, तो वो किसके रूप में परिवर्तित हो जाता है? वो गैस के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो स्टूडेंट्स आइए हम देखते हैं ठोस अवस्था क्या होती है। ठोस अवस्था किसे कहते हैं? कांच की गोली को एक थैले से निकाल कर हाथ में ले लो, फिर गिलास में रखें और देखें कि क्या उसकी बनावट एवं आकार में कोई परिवर्तन होता है। कांच की गोली को थैले में ले, हाथ में ले अथवा गिलास में ले, इसका आकार, आयतन निश्चित होता है। इससे स्पष्ट है कि ठोस पदार्थों का आकार व आयतन दोनों निश्चित होता है। जैसे कि स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं
ठोस अवस्था क्या है? ठोस अवस्था वो होती है जिसमें पदार्थ की आकार एवं आयतन दोनों ही निश्चित होते हैं। इसका ना तो आकार बदलता है और ना इसका आयतन बदलता है। तो ऐसी वस्तुएं कौन सी वस्तुएं कहलाती हैं? ऐसी वस्तुएं ठोस वस्तुएं कहलाती हैं। ठोस पदार्थों में कण अणु बहुत पास पास होते हैं। इनमें आपसी आकर्षण बल बहुत अधिक होता है जो इन्हें एक साथ बांधे रखता है। ठोस पदार्थ के कण अपने स्थान पर लगभग स्थिर होते हैं। इसी कारण इनकी आकृति एवं आयतन दोनों निश्चित होते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स मैं अभी आपको बता रही थी कि ठोस के अंदर क्या होता है, ये इनके जो कण होते हैं या हम कह सकते हैं अणु होते हैं, वो क्या होते हैं, काफी पास पास होते हैं और उसके कारण क्या होता है, ये आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। इनके अंदर बल अधिक संख्या में होता है जो इन्हें एक साथ बांधे रखता है। तो ये किसके रूप में परिवर्तित हो जाते हैं? ये ठोस के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं और इसी इसी क्रिया के माध्यम से इनकी आकृति और आयतन दोनों ही कैसे होते हैं? निश्चित होते हैं। आइए स्टूडेंट्स फिर आगे हम नेक्स्ट अवस्था देखेंगे। द्रव अवस्था क्या है? द्रव अवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। 1 लीटर की नपान बर्तन को पूरा पानी से भरें। अब उस पानी को एक भगोने में उड़ले हम देखते हैं कि जब पानी नपने में था तब नपने की आकृति का दिखाई दे रहा था और जब उसे भगोने में उड़ेला गया तब उसकी आकृति भगोने जैसे दिखाई देने लगी, किंतु उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। हम देखते हैं कि जिस बर्तन में द्रव रखा जाता है वह उसी का आकार ले लेता है, किंतु उसका आयतन निश्चित होता है। जैसे कि स्टूडेंट्स अभी हमने ठोस में क्या पढ़ा था, उसका आकार और क्या आयतन दोनों कैसे थे? निश्चित थे। लेकिन इसमें इसका आयतन निश्चित नहीं होता, इसका आयतन निश्चित होता है और आकार अनिश्चित होता है। हम जिस बर्तन में इसको द्रव को करते हैं उसी बर्तन की आकृति ग्रहण कर लेता है। आयतन कैसा होता है? इसका निश्चित होता है और आकृति इसकी अनिश्चित होती है, क्योंकि जिस बर्तन में हम इसको करेंगे, गोल में करेंगे तो गोल आकृति का दिखेगा, ये हम त्रिकोणीय आकृति के में करेंगे तो त्रिकोणीय आकृति का दिखेगा। तो इसलिए इसका आकार अनिश्चित होता है और इसका आयतन निश्चित होता है। ठोस पदार्थों की तुलना में द्रव के अणु एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। ठोस में कैसे थे? पास पास थे, लेकिन द्रव में कैसे होते हैं? दूर दूर होते हैं। इनमें आपसी आकर्षण बल ठोस की तुलना में कम होता है जो इन्हें एक साथ बांधे रखता है। इसी कारण द्रव पदार्थों की आकृति निश्चित नहीं होती, किंतु इनके कण का एक सीमा में बंधे रहने के कारण इनका आयतन निश्चित रहता है। ये क्या होते हैं? इनके कण क्या होते हैं? एक दूसरे से बंधे तो होते हैं, लेकिन ये कैसे होते हैं? दूर दूर होते हैं। इसी कारण क्या होता है? इनका आकार अनिश्चित होता है और इनकी आकार कैसा है? अनिश्चित होता है और आयतन इनका निश्चित होता है। आइए स्टूडेंट्स फिर आगे देखते हैं। फिर आगे दिया है हमारा गैस क्या होती है? हमने ठोस के बारे में भी पढ़ लिया, द्रव के बारे में पढ़ लिया, अब हम गैस के बारे में पढ़ेंगे। गैस क्या होती है? घर में जली हुई अगरबत्ती को देखा होगा, इनमें से काले भूरे रंग का धुआं निकलता है। इस धुएं की आयतन दोनों निश्चित नहीं होते। ये जिस स्थान पर रखे जाते हैं उसी की बनावट और आयतन प्राप्त इस अवस्था को गैस कहते हैं। गैसीय पदार्थों में कण अविक्षेपकृत बहुत दूर दूर होते हैं और इनमें
आपसी आकर्षण के बराबर होता है। अतः पदार्थ की अवस्था के आधार पर पदार्थों को ठोस, द्रव एवं गैस में वर्गीकृत किया जाता है। आगे देखिए फिर स्टूडेंट्स, फिर आगे दिया है जल में घुलनशीलता की आधार। जल कैसे किस किस प्रकार से जल में घुलनशीलता के आधार, ये जल में कौन सी वस्तुएं आसानी से घुल सकती हैं। कांच के अलग अलग गिलासों में नमक, रेत, शक्कर, चौक पाउडर, लकड़ी के बुरादे की थोड़ी थोड़ी मात्रा लें। प्रत्येक गिलास को पानी के आधा आधा भरें। कुछ समय तक गिलास को सावधानी से हिलाएं। क्या देखते हैं, नमक, शर्करा और चौक पाउडर पानी में घुल जाते हैं, जबकि लकड़ी का बुरादा पानी में नहीं घुलता है। किसी द्रव जैसे कि हम कह सकते हैं, तो इसके अंदर ये इस प्रकार से क्रिया उत्पन्न हो रही है। तो ये घुलनशीलता का कारण कि इसमें कौन सी वस्तु आसानी से घुल सकती है, कौन सी वस्तु नहीं घुल सकती। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही काफ़ी है, और सभी स्टूडेंट्स साथ ही साथ रिवीजन करते जाएं, और आगे मैं आपको फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।